पहला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के पहले एआई संचालित कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है। यानी कि विश्व के पहले एआई संचालित कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है, किसका, तो कैबिनेट मंत्री का नाम, तो ये जो उत्तर हो जाएगा रामा, यानी रामा कैबिनेट का मंत्री का नाम है। ये कहाँ है, अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा, यानी कि ये कौन है, कहाँ के हैं भैया ये, तो अल्बानिया, अल्बानिया के ये पीएम है, रामा इनका नाम है। एडी रामा ने देश के सार्वजनिक सेवा क्षेत्र और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने के लिए रामा नाम के से दुनिया का पहला एआई संचालित वर्चुअल मंत्री नियुक्त किया, वर्चुअल मंत्री नियुक्त किया अपने ही नाम से, रामा के नाम से ही। अब इनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, इस एआई मंत्री का मुख्य कार्य अल्बानिया में डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाना, सरकारी प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को कम करना और नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराना। ये ये जो एआई संचालित कैबिनेट मंत्री जो बना रामा, इसको ये कार्य दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो आपको भारत और थाईलैंड के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका जिसका नाम है क्या, मैत्री का 14वां संस्करण आखिर कहाँ हुआ है ये। ठीक है, तो ये हुआ है आपको मेघालय में। ठीक है, और ये अभ्यास मैत्री का कहाँ हुआ है, मेघालय में। और यह भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच क्या है, आयोजित होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, और ये 14वां संस्करण है भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण। मेघालय के कहा हुआ, मेघालय के उमरोई स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया। कहा में, उमरोई में, उमरोई। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सेनाओं के बीच अंतर संचालनीय जंगल युद्ध कौशल और संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध मजबूत करना। ठीक है, आप मोटा मोटी दिमाग रखिए कि भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो कहाँ, वो 14वां हुआ है, तो वो मेघालय में हुआ है। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्वायत्त एआई क्षमताओं को विकास के लिए क्या, तो स्वायत्त एआई विकास को क्षमताओं के लिए बड़े भाषा, जिसमें जिसमें बड़े मॉडल यानी कि बड़े भाषा मॉडल, कौन, बड़े भाषा मॉडल का निर्माण भी शामिल है। किस पहल की शुरुआत की गई, यानी कि ये किस पहल की शुरुआत है, तो ये है इंडियन एआई मिशन। कौन, इंडियन एआई मिशन के तहत है। अब इंडिया ये क्या है, तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में एक सशक्त एआई इको सिस्टम स्थापित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया। उद्देश्य क्या है भैया इसका, तो उद्देश्य है कि स्वायत्त एआई क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, जिसमें बड़े भाषा मॉडल, स्वदेशी एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना, एआई स्टॉक ऑफ सहायता और एआई इनोवेशन लैब्स बनाना। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट का आवंटन अलॉट किया है, तो इस काम के लिए केंद्र सरकार ने 10,372 करोड़, 10,372 करोड़ जो है रुपया इसके लिए अलॉट किया गया है। अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन की, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है भैया, तो ये 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की प्रमुख पहल है। कब शुरू किया था ये डिजिटल इंडिया, 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। अब तीसरा क्या है, मेक इन इंडिया एआई पहल। ये क्या है भैया, तो यह मेक इन इंडिया और एआई से जुड़ी समान मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी नवाचार गतिविधियों का हिस्सा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है। यानी कि ये सीधे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि आखिर 2025 का प्रश्न हम करंट में क्यों आपसे पूछ रहे हैं, तो अब एग्जामिनी ने अपना मोनोपोली बदला है।
अब लगभग 1 वर्ष से भी ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि लगभग आपको 1.5 साल का करंट देख के जाना होगा कम से कम। ठीक है, इस कारण मैं 1.5 साल बैगे 2025 के भी कुछ चीजों को मैं जोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता के सूत्र। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? स्वतंत्रता के सूत्र इसका विषय है। अब देखिए कि ये कब हुआ, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त का ऐतिहासिक महत्व क्या है भैया? आखिर कि 7 अगस्त का ऐतिहासिक महत्व है कि इसी दिन 1905 में, कब? 1905 में इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल, ये प्रश्न पूछता है स्पेशल, तो 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल के बारे में पूछता है कि टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत की गई थी। किसका? स्वदेशी आंदोलन का आधिकारिक शुरुआत कब? तो 1905 के कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत की। इसको ध्यान में रखिएगा, 1905, 7 अगस्त 1905, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादों विशेषकर हथकरघा वस्त्र का देना। ठीक है, इसका थीम क्या है? तो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो 7 अगस्त 2025 का विषय था, स्वतंत्रता के सूत्र निर्धारित किया गया था, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के हथकरघा उद्योग को योगदान और आत्मनिर्भर के प्रति पारदर्शित करना। ठीक है, अब और सब देखते हैं कि क्या है। ये पहला ऑप्शन है आपको वोकल फॉर लोकल, तो ये वोकल फॉर लोकल क्या है भैया? तो स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का मुख्य है, टैगलाइन है ये। और क्या है आपका? भारत के भविष्य की बुनियाद, ये सही है भाई। हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास और नवाचार से जुड़ी एक मुख्य अवधारणा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण, क्या कर रहा है कि मानव के आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो कौन है भैया? तो विटामिन के। ठीक है, आंत में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, आंत में जीवाणु मानव की बड़ी आंत में मौजूद मित्र, किसमें? बड़ी आंत, किसमें मौजूद? तो बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद मित्र जीवाणु विटामिन के और कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का संश्लेषण करती है। ठीक है, विटामिन के का कार्य क्या है? यह शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यानी कि पूछ देता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये कौन है? विटामिन के। इस रूप में ही पूछता है, थक्का, खून के थक्का जमाते, खून के थक्का का भी जिक्र आएगा तो विटामिन के ही उत्तर होता है। चलिए और सब देखते हैं। विटामिन ए क्या है भैया? इसे रेटिनॉल कहते हैं, इसे रेटिनॉल भी कहते, इसका नाम है। ठीक है, यह दृष्टि, रतौंधी का बचाव और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। मुख्य स्रोत इसका ये क्या है? रतौंधी, इसके कमी से रतौंधी हो सकता है, आंखों की कमी हो सकती है। आखिर इसका स्रोत क्या है खाने का? तो भैया गाय खाइए, आप गाजर खाइए, दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब विटामिन बी क्या है? तो इसे थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होता है। पूछता है विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा इसे, इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। कमी, अगर इसमें बच्चे में कमी के कारण क्या होगा? बच्चे को रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? यानी सारा खेल तो भैया दिमागे का है, सारा बॉडी को डेकोरेट या कंट्रोल तो ये मस्तिष्क ही करता है। तो ये उसी मस्तिष्क का एक भाग से पूछ रहा है कि कौन सा भाग जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग है भैया? तो हाइपोथैलेमस, ये बी, ये ब्रेन का एक हाइपोथैलेमस एक भाग है जो क्या करता है? हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क के
का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने का कार्य करता है। इसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, यह भूख, प्यास, नींद, भावनाएं, देखिए बहुत सारा काम पे कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, नींद, आपकी भावनाएं, ठीक है, नफरत, रक्तचाप का नियंत्रण करता है। यानी कि भैया आपके भावनाओं में अहम भूमिका, आपके नफरत का जो करते हैं उसका भी इसमें अहम भूमिका यह निभाता है। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखिएगा। मास्टर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यह प्यूटरिन ग्रंथि के हार्मोन स्राव से नियंत्रित करता है। इसी से इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सुपर मास्टर भी कहा जाता है भैया। अब देखते हैं ए नंबर ऑप्शन क्या है, तो ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो बुद्धिमत्ता, स्मृति, यानी कि यही मेन दिमाग है भैया, बुद्धिमत्ता, स्मृति दिलाना, बुद्धिमत्ता, ठीक है, चिंतन, जो आप कहते हैं ना बार बार चिंतन करो, ये सेरिब्रम का काम है। चिंतन करो, विकास करो, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है ये, यही तर्क शक्ति है। इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति, यही सेरिब्रम में करता है सब कुछ। यानी सेरिब्रम का बहुत अहम भूमिका है भाई मेरे। यानी जो आप पढ़ते हैं ब्रेन, पढ़ाई लिखाई में इसकी अहम भूमिका है, इसलिए इसको तंदुरुस्त रखिएगा। ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, इससे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। बुद्धिमान, स्मृति, चिंतन, तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। एक सीरिबेलम है। अब ये क्या करता है भैया? यह अनुस्मृतिक यानी पश्चस्मृति भाग है जो शरीर का संतुलन बनाने में और मांसपेशियों के संचालन में मदद करता है। ये मांसपेशियों का संचालक है भैया। संचालक किसका? तो मांसपेशियों का। दिमाग में रखिएगा, मांसपेशियों का संचालक सीरिबेलम जो ब्रेन में पाया जाता है। अब एगो है मिड ब्रेन। यह मध्य मस्तिष्क है जो मुख्य रूप से देखने और सुनने की संवेदना को केंद्र होता है। यानी जो आप देखते हैं और जो सुनते हैं उसकी संवेदना का केंद्र बिंदु कौन है? ये मिड ब्रेन है बा, समझे? यानी देखने और सुनने, कुछ कहता है ना लोग कि देखते आप तो देखते आंख से हैं, लेकिन रियल में आप देखते किससे है? दिमाग से है। यानी देखने के बाद जो अगले आदमी के प्रति छवि तैयार करते हैं वो तो दिमाग से ही करते हैं ना भैया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? यानी कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होता है? ये सिंपल सा उत्तर इसका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पौधे के सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने भोजन क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। आदिवाणी क्या है जिसका वीटा संस्करण सरकार लॉन्च करने वाली है? सीधे पूछ रहा है कि ये आदिवाणी क्या है भैया, ये आदिवाणी क्या है? ठीक है, तो ये आदिवाणी जो है वो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया जनजाति भाषाओं का भारत का पहला AI संचालित अनुवादक एवं भाषा शिक्षण प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसका है भैया? विकसित किया गया जनजातीय भाषाओं को भारत का पहल। अब मान लीजिए जनजातीय भाषाएं भी, तो उसको कैसे समझिएगा? तो AI में डालिए सीधे और उनकी भाषाओं को आप सहूलियत से समझ लीजिएगा और आपकी भाषा भी वो सहूलियत से समझ लेंगे। इसके लिए यानी कि आदिवासियों समाज में मिलजुल के रहें और भाषागत उनका भेदभाव न हो और हम भी उनकी भाषाओं को समझे, तो ये समानता का अधिकार या समानता लाने के लिए सरकार ने आदिवाणी ये संस्करण सरकार ने क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है, भारत के विभिन्न विलुप्त प्राय और कम बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं बोली जैसे, ठीक है, अब आपको ये सब दिमाग में, इस क्वेश्चन पर बहुत VVI है, इसको याद रखिएगा। भारत के विभिन्न विलुप्त प्राय और कम बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं बोली जैसे, मान लीजिए कुछ भाषाएं जिसको आपको समझना मुश्किल होता है, जैसे कौन कौन? जैसे मान लीजिए कि संथाली हो गई है, गोंडी हो गई, भीली हो गई। अब ये सब भाषाएं आप समझ जाइएगा नहीं, लेकिन AI के माध्यम से समझिएगा। इसके लिए क्या होगा? इन भाषाओं का संरक्षण भी प्राप्त हो जाएगा। संरक्षण करना, उन्हें डिजिटल रूप से सुलभ बनाना और शासन संबंधी जानकारी के जनजातीय समुदाय तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाना। यह AI संचालित प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है। भाषिणी इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांत का उपयोग करके वास्तविक समय में
संवाद अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा आदि वाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सीधे पूछ रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान देखते हैं क्या है इसमें भैया। तो भारत का स्थान इसमें क्या है, 131वां है, बहुत पीछे हो भाई। ग्लोबल जेंडर गैप में यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा ये दिया जाता है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, WEF। ठीक है, और इसका ये सूचकांक रैंकिंग पैरामीटर क्या है, किस आधार पे आंका जाता है, माने कौन कौन पैमाने इसके आंकने के हैं। तो यह सूचना लैंगिक समानता के 4 प्रमुख आयामों के, माने 4 प्रमुख इसके क्या है, आयाम है, जिसके आधार पे ये नापा जाता है कि किस देश का क्या रैंक है। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता, अवसर। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। अब इसका शीर्ष देश क्या है? अगर भारत 131 है तो टॉप कोनो किया होगा ना, तो इसका शीर्ष देश कौन है भैया? तो आइसलैंड है शीर्ष देश पे, रैंक 1 पे। ठीक है, अब इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? ये पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना में पहली महिला, याद रखिए लड़ाकू पूछ रहा है, पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो कौन है भैया? आस्था पुनिया, सी आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना, नौसेना में बोल रहे हैं, नेवी में। ठीक है, इंडियन नेवी, किसमें? इंडियन नेवी की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। विंग्स ऑफ गोल्ड इन्हें INS देगा में आयोजन दीक्षांत समारोह में प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? विंग्स ऑफ गोल्ड, ये दिमाग में रखिएगा, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब और सब ऑप्शन देख लीजिए कि ये सोफिया कुरैशी क्या है। तो ये भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, देखिए नेवी था, ये क्या है? इंडियन, ये आर्मी है। इंडियन आर्मी में पहली, ये भी पहली है, इंडिया में पहली महिला अधिकारी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के दल का नेतृत्व मिला है। अब अवंती चतुर्वेदी कौन है भैया? तो ये भारतीय वायुसेना, याद रखिएगा वायुसेना, IAA इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला, ये भी फर्स्ट है, पहली महिला फाइटर पायलट लड़ाकू विमान MiG-21 वायुसेना उड़ाने वाली पहली भारतीय बनी। यानी कौन है ये? फाइटर पायलट हैं। ठीक है, शिवांगी सिंह, ये क्या है? तो भारतीय वायुसेना, ये भी भारतीय वायुसेना की है, पहली महिला पायलट जिन्होंने राफेल, इन्होंने भैया राफेल उड़ाया है। ठीक है, राफेल विमान उड़ाने वाली हैं, ये याद रखिएगा। तथा शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट समुद्री गश्ती पायलट में भी रही है। चलिए इस से 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपसे और 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।